हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रानू मालविया, योर साइंस टीचर। सो हम लोग सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में फ्लैजेला तक या सीलिया तक बात कर चुके थे। आज हम देखेंगे अ टिपिकल प्लांट सेल के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अ टिपिकल प्लांट सेल कंटेन एन एडिशनल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। इसमें एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये इसमें आप देखते चलिएगा, इस डायग्राम में ये सेल वॉल यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। देन सेल वॉल के बाद क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की सबसे आउट बाउंड्री होती है ना। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है ना। ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है सेल्यूलोज, राइट। शुगर का एक फॉर्म है सेल्यूलोज। नॉन लिविंग मटेरियल, एक नॉन लिविंग मटेरियल है ये, है ना, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट कह लो इसको। द सेल वॉल इज़ अ टफ एंड रिजिड लेयर दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल, है ना। यस, एक रिजिड, एक कड़क, एक टफ, एकदम कठोर सी एक कहना चाहिए कि वॉल टाइप की होती है, जो कि स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, सेल को। द सेल वॉल इज़ पोरस एंड अलाउज वाटर, पोरस यानी छिद्रदार होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और वाटर एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, बाहर अंदर जाना आना अलाउ करती है ये, है ना, टू एंटर एंड लीव द प्लांट सेल। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनेल्स mentioned so far, a typical plant cell contain some unique organelles that distinguish it from an animal cell। तो प्लांट सेल ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स को रखती है जो कि एनिमल सेल से डिफरेंट शो करती है, यानी डिफरेंस क्यों डिफरेंट होती है ये एनिमल सेल से प्लांट सेल। तो इसमें ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स है जो इसमें होते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले एक देखते हैं, सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये देखिए एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये येलो कलर का। सो ये सेंट्रल वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल इज़ अ लार्ज कैविटी कॉल्ड द सेंट्रल वैक्यूल। इट इज़ फिल्ड विथ सेल सैप, है ना। इसमें सेल सैप भरा होता है, एक प्रकार से कह लो आप, लिक्विड टाइप का भरा होता है ना, और एकदम सेंटर में होती है ये वैक्यूल, ठीक है। नाउ अ वाटरी फ्लूइड, है ना, इस मैंने क्या कहा अभी, सेल सैप क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है, पानी जैसा एक फ्लूइड है, ठीक है, एक लिक्विड है। द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पुशेस द साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस। अब आप देखिए क्या है ये कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये सारे जितने भी छोटे ऑर्गेनेल्स हैं उनको पुश करके साइड में कर दे रहा है, ठीक है, विद द न्यूक्लियस। अब इसमें आप देखिए क्या हुआ, सेंट्रल वैक्यूल ने पुश कर दिया साइटोप्लाज्म को अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स टुवर्ड्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, है ना। आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल यानी कि सेल की बाहरी बाउंड्री की तरफ वो सबको धकेल देता है और बीच में खुद अपनी जगह बना लेता है। कौन, सेंट्रल वैक्यूल। तो इसमें देखिए सारे जो है आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, और भी छोटे जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें कि लाइसोसोम वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इसमें आप देखिए ये सारे एक तरफ हो चुके हैं अलग अलग, और बीच में जो है सेंट्रल वैक्यूल है, इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल बोला जाता है क्योंकि बीच में अपनी जगह बना लेता है। अब प्लास्टिड्स की बात करेंगे। प्लांट सेल्स हैव अ नंबर ऑफ कलर्ड बॉडीज कॉल्ड द प्लास्टिड्स। इसमें कुछ अलग टाइप के आपको कलर्ड प्लास्टिड्स देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए दैट आई विल शो यू वेयर इज द प्लास्टिड्स। Wait a second, it is not showing over here in the that green colored, yes, that green colored are the plastids basically, right। so यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि plastids क्या है, plant cell have a number of colored bodies called the plastids scattered in the cytoplasm। अच्छा, scattered यानी फैले हुए इधर उधर, राइट, है ना, बिखरे हुए से। एंड ग्रीन कलर्ड plastids are called the क्लोरोप्लास्ट। यस, यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट आपको शो हो रहा है दैट इज़ द प्लास्टिड्स, है ना। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल से रिलेट करता है डायरेक्टली, समझ पा रहे हैं आप, क्लोरोफिल का ही एक पार्ट है या क्लोरोफिल का ही एक डिफरेंट पार्ट है। दे आर सेक लाइक ऑर्गेनेल्स, है ना, एंड कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इसमें क्यों ग्रीन है ये प्लास्टिड्स, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, समझ पा रहे हैं आप, एक प्रकार का पिगमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो आपको पहले से पता है। तो इस तरीके से इसमें प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल, सेल सैप क्या होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोफिल क्या होता है, ये बेसिक था, है ना। सेंट्रल वैक्यूल कैसे अपनी जगह बनाता है, कैसे सारे ऑर्गेनेल्स, है ना, बाउंड्री के पास आ जाते हैं और बीच में सेंट्रल वैक्यूल अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें दिया हुआ है, बीच में आप देख सकते हो ER न्यूक्लियस भी देखने के लिए मिल रहा है, सेल वॉल है, गोल्गी apparatus भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सब आप पहले देख चुके हैं, बस इसमें जो डिफरेंट 2-3 चीज़ें थी, प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल, वो आपको अभी बताया गया है इसमें। नाउ अब टिपिकल
एनिमल सेल, इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ चुके ऑलरेडी इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। और टिपिकल एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, है ना। थिन और फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें, है ना। इन द सेंटर इज़ द न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम देखेंगे, विच इज़ सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से मतलब इसमें लिक्विड जो भरा होता है सेल के अंदर उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उससे पूरा सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है ना। द साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल साइटोप्लाज्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो कि उसमें क्या था, इसमें आपने देखा था सेंट्रल वैक्यूल बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। ना एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तभी तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है इसका मतलब क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम भी कर पाते, बट क्यों नहीं कर पाते, या एनिमल्स क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास में क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज़ नहीं है जो कि एब्जॉर्ब कर सके सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ऐसी प्रोसेस करे जिससे कि ग्लूकोज जनरेट हो। तो यही एक बेसिक रीजन है। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दिया हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ऑलरेडी हम इसको सारी चीज़ों में देख चुके हैं, इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसको आप पढ़ेंगे तो। इसके बाद टिश्यू के बारे में दिया गया है थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आज पढ़ करके टिश्यू को भी ख़त्म कर ही देते हैं। Cell are grouped to perform similar functions such as groups of similar cell are called tissue। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सेल जो है वो ग्रुप में परफॉर्म करती है ना। एक सिंगल सेल का कोई औचित्य नहीं बनता है, वो क्या करती है ग्रुप में एक जगह पर जाकर इकट्ठी होती है और वहाँ पर फंक्शन करती है। तो मेन फंक्शन उसके जैसा ही, जैसे ब्लड में भाई रेड ब्लड सेल अपना एक फंक्शन करेगी जो कि ढेर सारी सेल्स होगी, वाइट ब्लड सेल अपना एक फंक्शन करेगी जो कि बहुत सारी सेल मिलकर के करेगी। इसके अलावा आप दूसरी जगह पर भी आप जाके कुछ मसल्स में जो सेल्स देखेंगे। अच्छा देखिए, इसको बेसिकली मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले सेल होती है, सेल ग्रुप बनाती है तब टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू ग्रुप बनाते हैं तो मसल्स बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो बेसिक क्या हुआ, सेल, फिर क्या हुए टिश्यू, फिर क्या हुए मसल्स। यहाँ पर आप देखेंगे सेल आर ग्रुप्ड टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सच ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज। इफ़ यू ऑब्जर्व द सेल ऑफ अ पोटैटो पील, अगर आप किसी आलू के छिलके की सेल्स को देखते हैं तो यू विल सी दैट द सेल आर अरेंज्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ थिन लेयर, है ना। ये देखिए, ये थिन लेयर की तरह आपको एंड टू एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि डिफरेंट में सेल्स अपने अलग अलग टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। सो यस, उसमें डिफरेंट लेयर, अलग अलग सेल के आपको देखने को। दिस लेयर ऑफ सेल्स विच इज़ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रूट, स्टेम, लीफ और फ्रूट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब ही होता है सबसे ऊपरी स्किन कह लो या फिर सबसे ऊपरी लेयर कह लो, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आपको देखने का मिलेगा कि दिस लेयर ऑफ सेल्स विच इज़ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रूट, स्टेम, लीफ और फ्रूट इज़ द एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस किसी की भी हो सकती है, रूट की भी, है ना, या स्टेम, इनको सबको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसी तरीके से एपिडर्मिस उसमें, है ना, आउटर मोस्ट सेल लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी। द एपिडर्मिस इज़ अ टिश्यू, जो एपिडर्मिस होती है वो एक टिश्यू होता है ना। द आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ सेल। अब देखिए, जो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट, हमारी स्किन भी हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, अंदर नहीं जाने देती है किसी प्रकार के ऐसे मटेरियल को जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, है ना। इसी तरीके से भाई सेल में भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल की रक्षा करने का काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का। तो ये देखिए, एपिडर्मल लेयर प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द सेल, है ना, उसके अंदर की लेयर या उसको आंतरिक रूप से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। दिस मीन्स दैट ऑल द सेल इन द लेयर कंट्रीब्यूट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जितनी भी लेयर है सेल्स में आप उसको देखेंगे बेसिकली वो प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है, ठीक है। एट टाइम्स अ टिश्यू हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अब देखिए, एक जगह पर क्या हुआ, एट टाइम्स अ टिश्यू हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक जगह पर एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स जब अगर इकट्ठी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर मतलब इकट्ठी होगी तो वहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, इसमें यही ब्लड के बारे में ही, ब्लड इज़ अ टिश्यू, इट इज़ मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड है जो कि क्या कर रहा है, एक प्रकार से, है ना, वाटरी फ्लूइड है कह लो, उसमें है ना वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को अपने आप में पकड़ कर रखता है ना।
सो यस, सो क्या है, प्लाज्मा लिक्विड है। चलिए आगे देखते हैं। एट टाइम्स अ टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल जहाँ पर गैदर होगी, तो ब्लड एक ऐसी जगह है जहाँ पर गैदर हो रही है, जो कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये मिल करके ब्लड को फॉर्म कर रहे हैं और उसमें ब्लड प्लाज्मा भी होता है। नाउ ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। मैंने अभी आपको बता दिया ब्लड प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। देखिए इसमें आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में है ना, आप माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द ब्लड देखेंगे तो इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये देखिए, ये इसमें जो रेड कलर के राउंड राउंड दिए हुए हैं ये रेड ब्लड सेल्स है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं ब्लड प्लेटलेट्स भी दिखाया गया है और प्लाज्मा के बारे में भी, और वाइट ब्लड सेल भी दिखाई गई है। तो ये था आपका ये। इसके आगे थोड़ा सा और कुछ दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म एंड ऑर्गन। अभी आपको बता चुका हूँ कि जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन, या एक प्रकार से कहना चाहिए कि मसल्स बनाते हैं फाइनली, और फिर उसी से ही जब बहुत सारे मसल्स वहाँ पर इकट्ठा होकर के और फिर फाइनली वो ऑर्गन बनाते हैं, और फिर जब ढेर सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। हम क्या है, हम ऑर्गन सिस्टम ही तो है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम। सेवरल ऑर्गन्स दैट combine to perform a particular function form a organ system। तो इसको इजीली आप समझ सकते हैं, all organ system एग्रीगेट टू फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम को ही ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। देखिए सेल हुआ, फिर टिश्यू हुआ, फिर ऑर्गन हुआ, फिर ऑर्गन सिस्टम हुआ, ऑर्गेनिजम्स हुआ। अच्छा, बेसिकली टिश्यू के बाद में मैंने मसल्स क्यों कहा आपको, क्योंकि मसल से ही किसी प्रकार का ऑर्गन बनेगा। मसल्स प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्गन कैसे बनेगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैन टिश्यू मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ सेल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन ऑर्गन, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, then organ system, several organs that together perform a particular function and finally organism बनेगा। all the organ system aggregate to form a organism। इस तरीके से था ये। और यहाँ पर ये देखिए आप एक्टिविटी दी हुई है ऑब्जर्वेशन की, तो इसको तो आप रहने ही दीजिए। बेटर ये है कि आप इस जगह पर जाकर के ज़्यादा फोकस करें, ब्लड पोर्शन बेस्ड थ्योरी को याद रखें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप समझ ही चुके हैं, ये चैप्टर यहीं तक था। इसके आगे आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो लिखने होंगे, है ना। सो यस डियर स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, दैट इज़ वाई। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, मम्मी पापा का खूब ख्याल रखिएगा, भाई बहनों का खूब ख्याल रखिएगा, अपने आप का खूब ख्याल रखिएगा, और दिवाली को बहुत अच्छे से बिना पॉल्यूशन के मनाइएगा। जहाँ तक हो सके तो फायर क्रैकर्स का कम यूज़ कीजिएगा, और खुशियाँ बांटिएगा सबसे बड़ी चीज़। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेचर को पॉल्यूट नहीं कीजिएगा, और पूजा पाठ पर फोकस कीजिएगा, और अपनी पढ़ाई का भी साथ में ध्यान रखिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी दिवाली अगेन।